मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं आपके सामने भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता हूँ। यदि आपने इंटर में नागरिक शास्त्र पढ़ी हो या उच्च शिक्षा में राजनीति शास्त्र पढ़ा होगा, मेरे प्यारे, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता हूँ। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। देखिए, इस बात को आप भली भांति जान लें, अगर आपके जीवन में आपको कुछ अधिकार मिले हैं तो उसके साथ आपको कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। कहा गया है, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर ही अधिकार रूपी फल लगते हैं। अगर आप कंपटीशन निकालना आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप समय समय पर नियमित रूप से उसका अध्ययन करते रहें। ऐसे ही भारतीय नागरिकों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन बहुत समय तक उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं था। तो जो कर्तव्य हैं नागरिकों के, उनकी हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 का या अनुच्छेद 51 का या ए में पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और बाद में 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आइए मैं मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता हूं। पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों को अपनाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का हम आदर करें। राष्ट्र ध्वज, इसका मतलब है कि अगर कहीं हमें राष्ट्र ध्वज गिरा मिल जाए तो उसे हम आदर के साथ लपेट करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। राष्ट्रगान, अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उस समय हम चुपचाप खड़े हो जाएं और उसका सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, हम उनको हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। हालांकि अब तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे होंगे, लेकिन जो बचे हैं हम उनका सम्मान करें। और जिन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किए, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को समय समय पर याद करें, उनके सम्मान में कार्यक्रम भी करें, क्योंकि ये उन्हीं के परिणाम हैं कि आज हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। हालांकि बहुत कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनका हम सम्मान करें, हृदय में सजोएं। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारी एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाए। बड़े दुख की बात है कि मैंने सुना था कि एक बार जेएनयू में लोगों ने नारे लगा दिए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में हैं, घरों में समस्याएं होती हैं, उनको घर में ही रह के दूर किया जा सकता है। और जो लोग ये हरकतें करते हैं वो जान लें कि कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा देश आपकी समस्या हल नहीं करेगा। आपके टुकड़े करने में भले मदद कर दे, लेकिन फिर वो आपको बिल्कुल बेकार करके छोड़ देगा और कहेगा कि जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और जो सुन रहे हैं, ऐसा काम ना करें। एक बार फिर, तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है, हम अपने देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसके लिए समर्पित हो जाएं, तैयार रहें। पांचवा मौलिक कर्तव्य, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद, वर्ग, इन भेदभावों से परे होकर के हम भारतीय नागरिक बने, यानी इनमें कोई भेदभाव न करें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहता है, पांचवा मौलिक कर्तव्य, कि हम महिलाओं का सम्मान करें। देखें, जिस देश में महिलाओं का सम्मान हुआ वही देश तरक्की करता है। घरों में भी कहा गया है कि जो घर महिलाओं का सम्मान करते हैं वही घर आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं के सम्मान की बात पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है। छठा मौलिक कर्तव्य कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो हमारी संस्कृतियां हैं, समय समय पे कल्चर्स है, हम उनकी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनके महत्व को जानें कि आखिरकार ये जो संस्कृतियां हैं इनमें रहस्य क्या छिपे हैं। तमाम मेले लगते हैं, तमाम लोक नृत्य हैं, तमाम बातें हैं। सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीवन आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। पर्यावरण सातवां मौलिक कर्तव्य। आज मैंने आपको जानकारी भी देना चाहूँगा कि आज 3 मार्च को विश्व वन्य जीव सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो हर प्राणी के प्रति हमारे मन में एक दया का भाव होना चाहिए। संभवतः किसी विद्वान ने कहा भी है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। तो पर्यावरण की बात, ये सातवां मौलिक कर्तव्य हो गया। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावें लेकिन मानववाद भी रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावें लेकिन मानववाद भी रखें। साथ में ज्ञानार्जन करें। ज्ञानार्जन का मतलब हम सीखने का प्रयास करें और सुधार की भावना का विकास करें। कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावें लेकिन मानववाद भी रखें। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर मानवता के बिना विज्ञान चलता है तो उस विज्ञान का कोई मूल्य नहीं है और वो विज्ञान पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो विज्ञान को अपनावें लेकिन विज्ञान का प्रयोग मानववाद में करें, जिससे मानवों को लाभ हो, और ज्ञानार्जन करें, नई नई ज्ञान सीखने का प्रयास करें, साथ में सुधार की भावना भी विकसित करें। देखें, हम लोगों में कमियां होती हैं लेकिन कमी को दूर करना ही मानवता है। कमियां सब में होती हैं और कमी को दूर करना ही मानवता है। ज्ञानार्जन की बात आई तो गांधी जी ने कहा है, न मालूम होना कोई लज्जा की बात नहीं है जितना कि सीखने के लिए तैयार न होना। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम सीखने का प्रयास नहीं करते तो बस वहीं हमारी लज्जा शुरू होती है। तो हम सीखने वाला बने। यह है आठवां मौलिक कर्तव्य। 10वां मौलिक कर्तव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। देखें, वैसे तो मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी भी दंड का प्रावधान नहीं रखा गया, लेकिन विगत वर्षों से न्यायालयों ने इस पर भी दंड की व्यवस्था की। देखें, सार्वजनिक संपत्ति, इसको अपनी संपत्ति माने, राष्ट्र की संपत्ति है। जब आप लोग हैं तो राष्ट्र है, जब राष्ट्र है तो नागरिक होंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसी कीमत पर न पहुंचाएं। ये 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष यानी अच्छा उत्कर्ष, सकारात्मक उत्कर्ष, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र यानी देश निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों और ऊंचाइयों को छुए। तो मैंने आपको 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की। ये 1976 में जोड़े गए थे। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। लेकिन आज से ठीक लगभग 21 साल पहले 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने 6 से
14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, यानी उन्हें स्कूल पढ़ने भेजें। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये है 2002 की बात, आज से ठीक 21 साल पहले। तो अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य का संबंध फिर एक बार मैं कहता हूं शिक्षा से है। तो मैंने कुल ये 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की। तो याद रखें, आज समाज में तमाम जो परेशानियां होती हैं उसका मुख्य कारण है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। मान लीजिए कहीं काम चल रहा है किसी रोड पे, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि फिलहाल हम उधर से न निकलें, जब कार्य समाप्त हो जाए तब निकलें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से ही विमुख हो जाते हैं। अक्सर जाम लग जाता है क्योंकि हम गाड़ी को दूसरे रास्ते से ले जाने का प्रयास करते हैं। तो तमाम बातें हैं, अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें तो शायद वो अपनी समस्याओं से बहुत कुछ निजात पा सकते हैं। तो मैंने 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की। आइए कुछ और आगे मैं हल्की फुल्की चर्चाएं करता हूं। संविधान की प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? देखिए, प्रारूप समिति की स्थापना 1947 में हुई थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अन्य सदस्यों में थे श्री एन गोपाल स्वामी आयंगर, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला, श्री डीपी खेतान, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और श्री बीएल मित्तर। 6 हुए सर। एक अब बाबा साहब भी तो हैं। देखिए, बाबा साहब को मिलाकर के 7 हो गए। बाबा साहब अध्यक्ष भी हैं और सदस्य। कुछ समय के पश्चात बीएल मित्तर के स्थान पर एन माधवराव लाए गए और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। अब देखें, इसमें प्रश्न भी बन सकते हैं। इसमें एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य वन महोत्सव का जन्मदाता भी माना जाता है? तो वो हैं श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य रहे और इन्होंने वन महोत्सव भी प्रारंभ किया। तो इन्हें वन महोत्सव का जन्मदाता माना जाता है। एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रारूप समिति के कौन से सदस्य आगे चलकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे? तो इसमें भी उत्तर बनेगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। महामहिम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये आगे चलकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। आप लोगों में से जो लोग एसआई या पुलिस में बैठना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लेकर के एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को एसपी सिटी लखनऊ के द्वारा सशस्त्र पुलिस के कितने जवान साइकिल अर्दली के रूप में दिए जाते हैं? तो 6 जवान, सशस्त्र पुलिस के 6 जवान साइकिल अर्दली के रूप में राज्यपाल को दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात चली तो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950। उस समय इसका नाम पहले संयुक्त प्रांत था। तो उस समय यहाँ के राज्यपाल महामहिम एचपी मोदी थे। जब उत्तर प्रदेश नाम पड़ा तो यहाँ के राज्यपाल थे महामहिम एचपी मोदी। पूरा नाम है मिस्टर होमरस जी फिरोज शाह मोदी। और उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी हुए, गोविंद वल्लभ पंत। पिछले टर्म पे आप लोगों में से किसी जो सामने बैठे हुए एक प्रश्न किया था कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा जिले में पड़ता है कटारमल सूर्य मंदिर।
अल्मोड़ा जिला। अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव भी हुए हैं, 3 प्रदेशों में। वो प्रदेश तो आपको पता ही होंगे कौन कौन है। त्रिपुरा, मेघालय, हाँ, और सर मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इन विधानसभाओं में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। देखिए, इन तीनों राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। एक बात ध्यान दें, आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा की सर, इन राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं 60। तो एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि देखें, अपवाद को छोड़ दें तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर सुन लें, विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो और 60 से कम न हो। लेकिन कुछ राज्य इसका अपवाद हैं, जैसे सिक्किम 32 ही सीटें हैं, पुडुचेरी यहाँ 30 ही सीटें हैं, गोवा यहाँ 40 सीटें हैं। तो अपवाद स्वरूप तो देखिए, एक होता सामान्य नियम और एक होता अपवाद स्वरूप। तो हर सिद्धांत का कुछ न कुछ अपवाद भी चलता है। तो यहाँ पे त्रिपुरा की बात चली, तो त्रिपुरा जो है ये देखिए, बांग्लादेश जो है 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैनचेस्टर नामक स्थान कहाँ पे है? मैनचेस्टर, ये ब्रिटेन में पड़ता है और यहाँ पर सूती मिलें बहुतायत संख्या में पाई जाती हैं। मैनचेस्टर सूती मिलें। सर्वप्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष में गए उनका नाम आपको पता होगा? यूरी गागरिन। नहीं, यूरी गैगरिन तो अंतरिक्ष में गए, जो सा आप कह रहे हैं, मानता हूं, लेकिन फिर उसके लिए आपको राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा। राष्ट्रीय तो यूरी गैगरिन जो है 1961 में गए और ये सोवियत संघ के निवासी थे। जी सर। राकेश शर्मा सर। लेकिन अगर हम केवल भारत की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। वायुसेना में एक पद होता है स्क्वाड्रन लीडर। 1984 सर। हाँ, 3 अप्रैल 1984 को ये कहाँ गए? अंतरिक्ष में गए। 3 अप्रैल 1984 इन्होंने ही कहा था सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से कहा इन्होंने था। हालांकि लिखा तो इकबाल ने बहुत पहले, लेकिन इन्होंने कहा। अपने देश के लिए अच्छे भाव रखना अच्छी बात है। हालांकि हम तो समस्त विश्व के लिए अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन हम किसी को ये अनुमति भी नहीं दे सकते कि वो हमारे देश की बुराई करे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ हमारे तब तो ऐसे हो जाते हैं वो देश को ही बकने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार की तो बात होनी चाहिए। तो मैनचेस्टर नामक स्थान पड़ता है इंग्लैंड में। यहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा सूती मिलें हुआ करती थी। तो फिर बाद में विश्व के जिन जिन स्थानों पे सूती मिलें बनी तो उनकी तुलना मैनचेस्टर से की गई। ये जो मतलब फैक्ट्रियों के माध्यम से जो सूत बनी, वैसे तो सूत भारत की जो हथकरघे के माध्यम से बनती थी बहुत अच्छी बनती थी। सर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। जी सर। चलिए, आपने बात की तो मैं एक बार फिर आप सबको एक बार याद दिला देता हूं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, ये जापान में पड़ता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। यहाँ पे 10 सूती मिलें थी, हालांकि इस समय बंद है। 10 बंद हैं सर। हाँ, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। देखिए, मैंने अभी एक बात कही, मैंने आप लोगों को क्या बताया था सब? आज मैंने शुरुआत कैसे की, किस चीज़ से बताइए सर? वन्य जीव संरक्षण। हाँ, वो और कुछ बताइए। मैंने 11 चीज़ें बताई हैं आपको, वो क्या हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तो देखें, इसमें अधिकार के साथ साथ हर एक का कर्तव्य भी है। और
इसमें सबकी जिम्मेदारी है। हड़ताल करना आसान है, लेकिन उस काम को सही ढंग से करना बहुत कठिन है। तो मिलें बनती हैं और मिलों को लाभ भी होता है। फिर उसमें जो लोग वर्कर्स हैं, तो अधिकार तो उनका ये बनता है वर्कर्स का कि भाई उनको सही समय पर पेमेंट मिले, लेकिन उनका एक कर्तव्य भी है कि वो सही समय पर अपना काम करें। लेकिन गुस्से में आकर के फैक्ट्री को ही नुकसान करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो बहुत सी बातें हैं, मैं कह नहीं सकता, सोचनी पड़ती हैं। तो किसी काम की शुरुआत तो बहुत कठिन होती है, लेकिन काम को चलाया कैसे जाए ये बहुत कठिन होता है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? मसिनराम, मेघालय। देखिए, कभी चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन अब मसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। बादलों का घर। मेघ माने बादल, आलय माने घर। मेघ माने बादल, आलय माने घर। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? सर जगदीश चंद्र बोस। श्री जगदीश चंद्र बोस ने, भारतीय थे। इसमें पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि दर। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये तेलुगु भाषा के आधार पर बना था और ये घटना 1956 की है। इसके द्वारा 7वां संविधान संशोधन किया गया। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई थी। ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय देहरादून में है। आइए कुछ पर्यावरण की हम बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। पर्यावरण एवं विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में है, जबकि CPR पर्यावरण केंद्र ये चेन्नई में है। इसके अतिरिक्त भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में है। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसको हम काजरी भी कह सकते हैं, ये जोधपुर में है। जबकि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी और 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान व आगा खान ने ढाका में की थी। ढाका मेघना नदी के किनारे है। तो मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि बांग्लादेश की सीमा में जाकर के गंगा का नाम पद्मा होता है और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। जमुना। और यही नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। वैसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मान लीजिए आ जाए प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी में विलीन होती है, तो आप गंगा अगर दिया है तो गंगा को टिक कर सकते हैं। अगर पद्मा दिया हो तो पद्मा, नहीं तो फिर गंगा। या ब्रह्मपुत्र किसकी सहायक है, तो गंगा की ही सहायक मानी जा सकती है। लेकिन अगर हम भारत की सीमाओं की बात करें तो भारत की सीमाओं में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा में उत्तर प्रदेश में विलीन होती है। कहाँ होती है आप स्वयं सोचिए, फिर तो मैं बता ही दूंगा। और फिर आ जाते हैं हम पर्यावरण की बात। होती है सर? सोचिए और बताएं। फर्रुखाबाद? नो। संत कबीर दास नगर। उधर ना तो गंगा गई है ना यमुना गई है। सोचें। आगरा? सवाल ही नहीं। अब आप ही बता दीजिए सर। सोचो, बताओ। कुंभ नगरी, हाई कोर्ट, प्रयागराज, पुलिस मुख्यालय, घुड़सवार पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज। तो देखिए, मैं इसलिए ब्रेक देता हूँ ये चीजें ताकि आपको याद हो जाएं। सीधे सीधे तो बताई जा सकती हैं, लेकिन वो याद नहीं रहेंगी। सर, जब गंगा यमुना मिलती हैं तो क्या उसको संयुक्त नदी को बोलते हैं? कुछ नहीं,
तो संयुक्त नदी नहीं, वहां पे तो गंगा में यमुना विलीन ही हो जाती है। अच्छा। वैसे तो वहां 3 धाराएं, गंगा यमुना सरस्वती, इस तरीके से। चलिए गंगा की बात चली तो कान